अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। आज मैं आपको ब्लड का 13th पार्ट पढ़ाऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको पढ़ाऊँगी आज के पार्ट में फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। होपफुली आपने उसको पढ़ लिया होगा और आपके माशाल्लाह से व्यूज़ तो बता ही रहे हैं कि आप लोग इतने कंसर्निंग हैं अपनी स्टडी के साथ। बहुत ही आपके व्यूज़ जो हैं वो कम आ रहे हैं। हमारे पास इतने 100 प्लस में या 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं और उसमें से जो लेक्चर पिक कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जस्ट 13, 14, 15 यहाँ तक बस रेंज होती है। तो आप लोगों के जब टेस्ट होंगे तो उसमें ही आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। बेहतर यही है कि आप शॉर्ट तरीके से थोड़ा थोड़ा जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें और अपने लेक्चर्स को भी पिक करें, ताकि आपके जब टेस्ट वगैरह हों तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट है वो बेहतर हो और आपके ऊपर जो है वो बर्डन ना आए इतने सारे लेक्चर्स का एक साथ में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको मैं इंट्रोडक्शन में बता दूं, एक्चुअली फोलिक एसिड बहुत दफ़ा पीछे डिस्कस हो चुका है। फोलिक एसिड जो है वो इसमें आ जाता है, विटामिन B9 को कहा जाता है। अगर विटामिन B9 की कमी हो जाती है तो देन हमारी बॉडी में क्या जो है वो कॉजेज़ हो सकते हैं। कोई बीमारी हो सकती है, इसके अंदर वीकनेस हो सकती है या वेट लॉस हो सकता है या कोई हमें मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो यहाँ पे आज पढ़ेंगे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। दिस इज़ द टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। अब फिर दोबारा से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आ गया, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ही बताया गया था कि कौन से दो प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या आरबीसीज की इनलार्जमेंट होती है। तो इसमें आ जाएगा कि विटामिन B9 की अगर कमी होती है तो वो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आएगा। विटामिन B12 की कमी होती है तो वो भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही विटामिन जो है वो DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं कि इसमें आरबीसीज की पूरी एक फ़ीचर, एक पूरा इसका मुकम्मल जो है वो करैक्टर उसको डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की टाइप है और इसमें आ जाते हैं कॉजेज़ क्या हैं, सेम एज़ कॉजेज़ ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में विटामिन B9 के कॉजेज़ डिस्कस हुए हैं आपने वही लिख देने हैं। उसमें क्या है, इन एडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट है, उसमें मेल एब्जॉर्प्शन आ जाती है। इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स के कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें फोलिक एसिड की जो है वो हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, और जिसमें फिर ड्रग्स आ जाती हैं कि एंटी मेटाबोलाइट्स, जब हम किसी सीरियस बीमारी के ख़िलाफ़ या फिर हम ऐसे जो कि सेल्स को जो है नॉर्मली डिवाइड करना शुरू कर देती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो हो सकते हैं जिसमें हम कह सकते हैं एंटीजन्स वगैरह हो सकते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं। तो उस सूरत में जब हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से हमारा ब्लड लेवल जो है या आरबीसीज का लेवल लो हो रहा होता है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में भी हो सकता है कि हमारा लेवल जो है आरबीसीज का कम हो जाए। तो उसको भी मेंटेन करने के लिए कॉजेज़ बताए हुए हैं ये सारे के सारे, कि किस तरह से जो है वो फोलिक एसिड के जो है कॉज हो सकते हैं। तो आपने ये वहाँ से जो है यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। क्लिनिकल फीचर्स भी आ जाते हैं कि पेशेंट विद फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया में भी एसिम्टोमेटिक। जो पेशेंट्स होते हैं, मतलब स्टार्ट में जब फोलिक एसिड की कमी होती है एसिम्टोमेटिक होता है कि उसमें सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। इफ़ द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड इज़ सीवियर, अगर तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी सीवियर हो जाती है, मतलब ख़तरनाक हद तक पहुँच जाती है, ही मे प्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल पिक्चर। फिर हो सकता है कि आपको जो है क्लिनिकली जो है वो कॉम्प्लेक्सेस पेचीदगियाँ हो सकती हैं, ज़्यादा आपको कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है। सिंस द मेल न्यूट्रिशन दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, इसमें हो सकता है कि जैसे मेल न्यूट्रिशन, खुराक का कम हो जाना, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसका, विटामिन B9 की कमी का, एंड आल्सो प्रोड्यूसेस अदर डेफिशिएंसीज एज वेल। और उसके बाद हो सकता है कि और भी कोई कमी हो सकती है जिसकी वजह से फोलिक एसिड की जो सीवियरिटी है वो ज़्यादा हो जाए। It most of the causes the patient may appear obviously malnourished। कह रहे हैं कि बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, कॉजेज़ तो हो सकते हैं कि विटामिन B9 जो है वो कम हो जाए। कॉजेज़ बहुत सारे इसके हो सकते हैं, बट जो कॉमन कॉज सामने आता है जिसकी वजह से विटामिन B9 की कमी हो सकती है वो मेल नरिशमेंट है, खुराक की कमी होना, परवरिश में, खुराक में जो है वो आपकी डाइट में जो है विटामिन B9 का कम हो जाना। The onset of the anemia is associated with non-specific symptoms such as weakness। और वो कह रहे हैं कि इस अनीमिया की वजह से, जो कि वो कह रहे हैं कि सिम्टम्स आती हैं, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकती हैं जिसमें मखसूस नहीं है, मतलब आपको फील हो रही हैं बट आप उनको जो है महसूस नहीं कर रहे, आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। उसमें रहती है वीकनेस हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है,
फटीग हो सकती है, मतलब आपको जो है थकावट हो सकती है। सम पेशेंट्स आल्सो गिव द हिस्ट्री ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंसोम्निया। और कुछ लोगों के अंदर जो है वो विटामिन B9 की कमी की वजह से जो है कामों के ऊपर जो है वो, जब वो कोई काम कर रहे हैं किसी बात पे जो है वो कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं, तवज्जो देना चाह रहे हैं, तो उसमें कमी हो जाती है, वो प्रॉपरली उस काम को कर पा नहीं रहे होते। इसमें हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं इंसोम्निया, नींद का ना आना। द पेशेंट आल्सो मेंशन द सिम्टम्स रेफरेबल टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। और फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो है हमें सिम्टम्स इसमें आ जाती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, जिसमें मिकोज़ा इंजर्ड हो जाती है, मिकोज़ा रिपेयर नहीं हो रही होती। फिर उसकी कंडीशन में भी हमें फोलिक एसिड जो है वो रिकमेंड करना पड़ता है पेशेंट के लिए। इसमें आ जाता है दीज इंक्लूड्स सो टंग। और दूसरी क्लिनिकल इसमें फीचर्स कौन से आ रहे हैं, इसमें सो टंग है, ज़बान का जो है वो एट्रोफिक हो जाना, ज़बान का भी जो है वो इसमें इन्फ्लेम्ड हो जाना। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है एंड चिलोसिस हो सकती हैं इसके अंदर, जिसमें कहते हैं डिसऑर्डर ऑफ द लिप्स। इसमें आपकी जो लिप्स हैं उनका डिसऑर्डर मार्क्ड बाय स्केलिंग ऑफ फिशर्स होते हैं, ये जो मतलब होंठ के जो दोनों तरफ के एजेस होते हैं, ये इनका ज़ख्मी हो जाना, स्केली हो जाना, छिलके से उतरना शुरू हो जाना होंठों से एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। और मतलब ये जो मुंह होता है आपका, ओरल कैविटी जहाँ से स्टार्ट होती है, तो फिशर्स ये होते हैं होंठों के दोनों की साइड पे, जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं मुंह के, तो उन्हें फिशर्स कहा जाता है। तो वहाँ से जो है वो ज़ख्मी हो जाएँ, कट वगैरह लग जाएँ वहाँ पे। बट रिमेंबर दिस इज़ कॉन्ट्रास्ट टू वाइटामिन B12 डेफिशिएंसीज़। अगर इसको हम वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी से कंपेयर करें, कॉन्ट्रास्ट करें, तो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ डू नॉट अकर। तो इसमें जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू वाइटामिन B12 जो है वो कम होंगी। तो यहाँ पे ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी को विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से कंपेयर करें, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विटामिन B12 डेफिशिएंसी से ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इसमें आ जाता है ट्रीटमेंट। दिस एनीमिया इज़ ट्रीटेड बाय गिविंग डेली डोज ऑफ 5 मिलीग्राम ऑफ फोलिक एसिड ओरली। इसमें आपने क्या करना है कि 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड जो है वो आपने ओरली लेना है, मतलब आपने ओरल कैविटी के थ्रू जो है उसको स्वेलिन के थ्रू जो है वो उसको लेना है। और इसमें रहता है प्रोफाइलेक्टिव फोलिक एसिड इज़ आल्सो एडवाइजेबल इन प्रेगनेंसी एंड इन क्रोनिक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और रिकमेंड किया जाता है कुछ लोगों को, बजाय इसके कि उनमें जो है वो बाद में फोलिक एसिड की कमी की वजह से जो है उनके अंदर प्रॉब्लम्स हों या इन्फेक्शंस हों उनके अंदर, तो उनमें फोलिक एसिड, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर हेमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हमें ऑलरेडी इस बात का पता होता है कि इनमें ब्लड लेवल, इनमें ब्लड की डिमांड ज़्यादा होती है, बट ब्लड का लेवल जो है वो लो हो रहा होता है। तो हम वहाँ भी क्या करेंगे, प्रोफाइलेक्टिकली मतलब इन्फेक्शन से पहले ही हम जो है फोलिक एसिड को रेकमेंड करेंगे वेयर देयर इज़ रैपिड सेल टर्नओवर, ताकि वहाँ पे सेल्स का टर्नओवर जो है, सेल का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। बट रिमेंबर दिस फोलिक एसिड नेवर बी गिवन अदर दैन विद विटामिन B12 बिटवीन द रिस्क ऑफ एग्रीवेटिंग न्यूरोलॉजिकल फीचर्स ऑफ विटामिन B12 डिप्लीशन। कह रहे यहाँ पे आ जाता है, ये डिप्रेशन से रिलेटेड लाइन है ख़ास तौर पे ओल्ड एज लोगों में, कि अगर हम विटामिन B12 को विटामिन B9 के साथ अगर हम रेकमेंड करें किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ताकि वहाँ पे जो इन विटामिन्स की कमी है वो पूरी हो सके, तो ये जस्ट जो है वो काम करेंगे, बट इनका जो इफ़ेक्टिव टर्नओवर होगा वो हमारे पास इतना एफिशिएंट नहीं होगा कि हमारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के हैं, जो कमी हो चुकी है, वो उसको पूरा कर सकें। तो ये यहाँ पे इसकी वजह आ जाती है कि इसमें इतना इफेक्टिव रिस्क नहीं होता कि इन दोनों की लेने से जो है वो पूरा हो जाए। तो ये तो आपका 30th लेक्चर जो कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया से रिलेटेड था। इसको आप जो है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी कि वो अपने लेक्चर्स को जो है वो साथ साथ कवर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।